तो दोस्तों आज बात करते हैं पावर की। पावर जो सिर्फ मसल्स या ताकत से नहीं आती बल्कि कई और चीजों से मिलकर बनती है, लेकिन ऐसी नहीं जो गिलहरी के छींकने से, बिजली के तारों में चिंगारी लगने से आती है। हम बात कर रहे हैं असली पावर की, जो एक देश को वर्ल्ड स्टेज पर मजबूत बनाती है। हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो किसी देश को दुनिया भर में ताकतवर बनाती है। ये पावर कई अलग अलग तत्वों से मिलकर बनती है, जैसे एक जटिल कॉकटेल। ये एक तरह का कॉकटेल है जिसमें कई अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। हर फ्लेवर का अपना महत्व है और सब मिलकर ही असली पावर बनाते हैं। सबसे पहले आती है इकोनॉमिक मसल, मतलब मोटा वॉलेट और ग्लोबल ट्रेड में कब्जा। एक मजबूत अर्थव्यवस्था किसी भी देश की रीढ़ होती है। फिर आती है मिलिट्री माइट, बड़े बड़े हथियार और नई टेक्नोलॉजी जिससे दूसरे देश आपसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचें। एक मजबूत सेना देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए अनिवार्य है। लेकिन रुको, अभी और भी है। पावर सिर्फ इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत तक सीमित नहीं है। कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बहुत जरूरी है। जब आपकी फिल्में, म्यूजिक और फैशन दुनिया भर में छा जाए, आपकी संस्कृति का प्रभाव जितना ज्यादा होगा उतनी ही आपकी सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। और हाँ, पॉलिटिकल क्लाउड को भी मत भूलो। इंटरनेशनल मीटिंग्स में अपनी चलने की क्षमता और अपने हिसाब से काम करवाने की अदा। एक देश की राजनीतिक ताकत उसे वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण बनाती है। और अंत में आती है साइंटिफिक ब्रेन पावर, नई नई खोज और आविष्कारों से लगातार सीमाओं को पार करना। विज्ञान और तकनीक में अग्रणी होना किसी भी देश को भविष्य के लिए तैयार करता है। इन सबको मिला लो और लीजिए, तैयार है आपका ग्लोबल पावर का नुस्खा। ये एक परफेक्ट मिश्रण है जो किसी भी देश को सुपर पावर बना सकता है। हाँ, कुछ देशों में एक या दूसरे एरिया में थोड़ा ज्यादा तड़का हो सकता है, लेकिन हर देश को अपनी ताकत के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सच्चा ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए आपको हर चीज की थोड़ी बहुत जरूरत होती है। हर पहलू का संतुलन ही असली ताकत है। आपको पूरा पैकेज होना चाहिए। एक देश को हर क्षेत्र में मजबूत होना चाहिए ताकि वह वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सके। और मानो या ना मानो, अमेरिका काफी समय से इस मल्टीफेस्टेड पावर गेम में धमाल मचा रहा है। उसकी सफलता का राज यही है कि उसने हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। ठीक है, तो अमेरिका कुछ बागी कॉलोनियों के समूह से ब्लॉक का सबसे बड़ा खिलाड़ी कैसे बन गया? खैर, ये महत्वाकांक्षा, थोड़ी सी किस्मत और बहुत सारी चालाकी की क्लासिक कहानी है। जरा सोचो, बागियों का एक झुंड बोस्टन हार्बर में चाय फेंक रहा है और उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को ललकार रहा है। इस तरह यह सब शुरू हुआ। उसके बाद तो बस एक नए राष्ट्र को शुरुआत से बनाने की बारी थी, जो आजादी और लोकतंत्र जैसे क्रांतिकारी विचारों पर आधारित था। हम इस पर बाद में आएंगे। अमेरिका ने अपने अंदर के उद्यमी को अपनाया, पश्चिम की ओर अपना विस्तार किया, उद्योगों का निर्माण किया, रेल मार्गों के साथ तटों को जोड़ा और मूल रूप से वास्तविक जीवन में सिम सिटी का एक विशाल खेल बन गया। बेशक रास्ते में कुछ अड़चनें भी आईं, गृह युद्ध, आर्थिक मंदी और कभी कभार अंतरराष्ट्रीय झगड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका बढ़ता रहा, नया करता रहा और विश्व मंच पर अपनी ताकत दिखाता रहा। यह अवसरों की भूमि बन गया जिसने दुनिया के हर कोने से सपने देखने वालों और संघर्ष करने वालों को आकर्षित किया। और देखते ही देखते ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। देखते हैं इस पर क्या होता है। चलिए वापस उन बागी उपनिवेशवादियों के पास चलते हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया था कि वे राजा जॉर्ज के शासन में रहने से अच्छा तो पाउडर वाले विग ही पहनेंगे, वो भी मजाक में। ये लोग, जो बाद में अमेरिका के संस्थापक पिता कहलाए, एक अद्वितीय समूह थे। उनके पास एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्रता। वे एक अजीबोगरीब गिरोह थे, ये संस्थापक पिता, लेकिन उनमें एक बात समान थी, स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा और एक नई तरह की सरकार के लिए एक क्रांतिकारी विचार। वे जानते थे कि उन्हें एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो लोगों की आवाज को सुने और उनके अधिकारों की रक्षा करे। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा लिखी, जो मूल रूप से राजा को एक तरफा प्यार का खत था, जिसमें घोषित किया गया था कि सभी पुरुषों को बराबर बनाया गया है और वे जीवन, स्वतंत्रता और खुशी के हकदार हैं। यह दस्तावेज न केवल एक राजनीतिक घोषणा थी, बल्कि यह एक नैतिक और दार्शनिक बयान भी था। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता की घोषणा केवल पहला कदम था। असली चुनौती एक ऐसी सरकार की स्थापना करना था जो इन आदर्शों को साकार कर सके। उन्होंने एक संविधान तैयार किया जो एक ऐसी सरकार के लिए एक ब्लूप्रिंट था, जो इस क्रांतिकारी धारणा पर आधारित थी कि सत्ता लोगों से आनी चाहिए, न कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके सिर पर ताज हो। यह संविधान एक जीवित दस्तावेज था जिसे समय के साथ बदलने और विकसित होने के लिए डिजाइन किया गया था।
उन्होंने चेक एंड बैलेंसेस की एक प्रणाली बनाई जिसमें सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच सत्ता को बांटा गया ताकि कोई भी व्यक्ति ज्यादा सत्ता का भूखा न हो सके। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती थी कि कोई भी शाखा बहुत अधिक शक्तिशाली न हो और सभी शाखाएं एक दूसरे पर निगरानी रखें। बेशक यह पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं था। संविधान और स्वतंत्रता की घोषणा में कई खामियां थीं। वे अपने सभी पुरुष बराबर बनाए गए हैं वाले मेमो में महिलाओं और गुलाम बनाए गए लोगों का उल्लेख करना भूल गए। यह एक बड़ी चूक थी जो आने वाले दशकों में अमेरिका के सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों का कारण बनी। लेकिन यह एक शुरुआत थी, स्वशासन में एक साहसिक प्रयोग जिसने अमेरिका के भविष्य के लिए मंच तैयार किया। यह प्रयोग समय के साथ विकसित हुआ और इसमें कई सुधार किए गए। और हालांकि इसके अपने चुनौतियां रही हैं, लेकिन स्वतंत्रता और लोकतंत्र की यह नींव अमेरिका की शक्ति के लिए एक प्रमुख घटक रही है। यह नींव आज भी अमेरिका के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे का आधार है और यह सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक की आवाज सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। सेक्शन 4, प्रगति का इंजन, औद्योगिक क्रांति और आर्थिक उछाल। अपनी टोपियां संभाल लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब मजा आने वाला है। 19वीं शताब्दी ने अमेरिका को औद्योगिक क्रांति द्वारा बदलते देखा। उन संस्थापक पिताओं को याद करें जो स्वतंत्रता के लिए इतने उत्सुक थे। खैर, उन्होंने एक ऐसी प्रणाली भी बनाई जिसने नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा दिया। बारिश के बाद मशरूम की तरह कारखाने उगाए जो कपड़ा से लेकर स्टील तक सब कुछ बनाते थे। कॉटन जिन के आविष्कार ने दक्षिण में क्रांति ला दी। हालांकि खेतों में काम करने के लिए मजबूर लोगों के लिए यह बिल्कुल अच्छा नहीं था। स्टीम इंजन से चलने वाले जहाजों और ट्रेनों ने देश को पहले कभी न देखे गए तरीके से जोड़ दिया। और टेलीग्राफ को मत भूलना, जिसने बातचीत को किसी भी पड़ोसी से ज्यादा तेज बना दिया। इस औद्योगिक उछाल ने अमेरिका को एक कृषि प्रधान देश से एक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया। अवसर की तलाश में लोगों से शहर भर गए और अर्थव्यवस्था में 4 जुलाई को आतिशबाजी की तरह तेजी आई। ये बहुत बड़े बदलाव का समय था, बिना समस्याओं के नहीं, लेकिन इसने आने वाली शताब्दी में अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व की नींव रखी। सेक्शन 5, विश्व व्यवस्था को आकार देना, विश्व युद्धों में अमेरिका। चलिए, अमेरिका के अनिच्छुक सुपर हीरो अवतार का समय आ गया है। अमेरिका, जो अपने आप में मग्न था, अब एक वैश्विक मंच पर कदम रखने वाला था। देखिए, अपने इतिहास के एक बड़े हिस्से के लिए अमेरिका सिर्फ अपना काम करने में ही खुश था, अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहा था और कभी-कभी अपने ही पिछवाड़े में हस्तक्षेप कर रहा था। तुम्हें देख रहे हैं मोनरो सिद्धांत। यह सिद्धांत अमेरिका की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो पश्चिमी गोलार्ध में यूरोपीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन फिर विश्व युद्ध आए और सब कुछ बदल गया। यूरोप में संघर्ष ने अमेरिका को अपनी तटस्थता की नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने शुरू में तटस्थ रहने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार यूरोप से मदद की वह गुहार इतनी तेज हो गई कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सका। जर्मनी की असीमित पनडुब्बी युद्ध नीति और लुसिटानिया के डूबने जैसी घटनाओं ने अमेरिका को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका कूद पड़ा, मित्र राष्ट्रों के पक्ष में पलड़ा भारी कर दिया और विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा। अमेरिकी सैनिकों की ताजगी और संसाधनों ने युद्ध के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध, यह तो और भी जटिल था। खैर, यह तो निजी था। पर्ल हार्बर पर हमले ने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया और अमेरिका ने अपनी औद्योगिक और सैन्य शक्ति को पहले कभी न देखे गए तरीके से उजागर कर दिया। इस हमले ने अमेरिकी जनता को एकजुट कर दिया और युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। पर्ल हार्बर पर हमले ने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया और अमेरिका ने अपनी औद्योगिक और सैन्य शक्ति को पहले कभी न देखे गए तरीके से उजागर कर दिया। अमेरिकी कारखानों ने युद्ध सामग्री का उत्पादन तेज कर दिया और सैनिकों को तेजी से प्रशिक्षित किया गया। नॉर्मंडी के समुद्र तटों से लेकर प्रशांत महासागर के द्वीपों तक अमेरिकी सैनिकों ने हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी, फासीवाद को हराने और वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने में मदद की। नॉर्मंडी की लैंडिंग, जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है, ने यूरोप में नाजी कब्जे को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। ये युद्ध क्रूर और महंगे थे, लेकिन इन्होंने अमेरिका की स्थिति को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में मजबूत किया। युद्ध के बाद अमेरिकी सैनिक घर लौटे और देश ने एक नई दिशा में कदम रखा। यह राख से एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, एक शक्तिशाली सेना
और जिम्मेदारी की एक नई भावना के साथ उभरा, या हो सकता है कि यह सिर्फ एक ईश्वर जटिल था, कौन जानता है। युद्ध के बाद की अवधि में अमेरिका ने आर्थिक समृद्धि का अनुभव किया और वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जो भी हो, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और मार्शल प्लान जैसी पहलें इस नए विश्व व्यवस्था का हिस्सा थी, जिसमें अमेरिका ने एक प्रमुख भूमिका निभाई।